नमस्ते नमस्कारम, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ स्टडी IQ। मेरा नाम नानकी बवेजा है और जैसे कि आपने मुझे मेरे प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा तो यहाँ पे हम एक लक्ष्य सीरीज कंडक्ट कर रहे हैं जिसमें लास्ट 12 से 14 महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं अपकमिंग प्रीलिम्स के लिए, जो कि 5 जून को होने वाला है, कंडक्ट होगा, उसके लिए हम एक राउंड अप कर रहे हैं करंट अफेयर्स का, उसको कवर कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि किस तरीके से करंट अफेयर्स को स्टैटिक से लिंक किया जाता है, क्यों करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आई डोंट थिंक सो अब कि इसको फिर से डिस्कस करना चाहिए। काफ़ी सारे लेक्चर्स हो चुके हैं सीरीज़ में, अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको प्लीज़ पहले जाके देखिए कि किस तरीके से हमने इस लक्ष्य सीरीज़ की शुरुआत करी थी, ना कि सिर्फ इकोनॉमी में बल्कि और सब्जेक्ट जैसे पॉलिटी, IR, साइंस एंड टेक, इन सब के लिए ही हमने ये एक सीरीज निकाली जिसमें हम राउंड अप कर रहे हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विच यू शुड टारगेट बिफोर गोइंग टू द प्रीलिम्स विच विल बी हेल्ड ऑन 5th of June 2022। नॉट टॉकिंग अबाउट आज के लेक्चर के बारे में, सो इफ़ यू वुड हैव सीन द प्रीवियस लेक्चर, वहाँ पे हमने स्टार्ट किया था एक नया टॉपिक जिसका नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर। और मैंने आपको, अगर प्रीवियस वीडियो आपने देखा हो तो याद होगा आपको कि मैंने सबसे पहले आपको ये बताया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों ज़रूरी है, क्यों गवर्नमेंट इतना फोकस कर रही है ऑन द क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द इकोनॉमी। मैंने आपको याद हो तो एग्जाम्पल दिया था मेट्रो स्टेशन का, कि जब एक मेट्रो स्टेशन क्रिएट होता है तो उसके साथ साथ और क्या चीज़ें क्रिएट होती है, किस तरीके से वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, ना कि सिर्फ उन लेबर्स के लिए जो मेट्रो रेल या मेट्रो चलाएगी, बल्कि उसके इर्द गिर्द कितनी सारी फैसिलिटीज़ डेवलप हो जाती है, जैसे कि एक छोटा सा छोले कुलचे वाला, जैसे कि कोई सोडा या कोल्ड ड्रिंक बेचने वाले होते हैं, नीचे आपको ऑटो या रिक्शा वाले भी मिल जाएंगे। तो इस तरीके से कितने मास लेवल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है जब भी किसी मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर का क्रिएशन होता है इकोनॉमी में, और किस तरीके से विद द क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इट लीड्स टू जनरेशन और इंक्रीज इन द GDP ऑफ द कंट्री, ये भी मैंने आपको बताया था। फिर हमने लास्ट लेक्चर में ये बात करी थी कि क्या मेजर स्टेप्स लिए हैं गवर्नमेंट ने फॉर द क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज गवर्नमेंट इज aggressively pursuing their target to increase और develop the infrastructure in the country। तो जैसे कि गवर्नमेंट के स्टेप्स है नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान, तो वो क्या था, दैट इज फॉर अरेंजिंग फाइनेंस टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के लिए देयर वाज नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, देन गति शक्ति इंट्रोड्यूस किया गया सो दैट देयर इज कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिफरेंट मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व इन द क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इन सब के बारे में हमने डिटेल में बात करी थी, PDF आपका अटैच था सो दैट आप स्टैटिक पोर्शन कवर कर सके और साथ ही साथ जो क्लास में पढ़ाया जाए वो भी वहाँ पे आपको मिल जाए सुविधाजनक। चलिए अब आज की बात करते हैं। आज के लेक्चर में भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर को ही कंटिन्यू करेंगे और क्या क्या स्टेप्स ले रही है गवर्नमेंट फॉर द क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, या जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेटर बनाने के लिए और क्या स्टेप्स ले रही है गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट थिंग इज द कंस्ट्रक्शन और मेकिंग ऑफ स्वामी फंड। तो स्वामी स्टैंड्स फॉर स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग। तो इसकी स्टोरी थोड़ी सी समझा देती हूँ आपको, उसके बाद आपको अपने आप सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। आपने देखा होगा दोस्तों कि सिटी जो अर्बन एरियाज़ हैं, रूरल एरियाज़ में तो खैर ये नहीं देखा जाता, लेकिन अर्बन एरियाज़ में, सेमी अर्बन एरियाज़ में बहुत सारे फ्लैट्स डेवलप हो रहे हैं, फ्लैट्स और सोसाइटी बनती हैं, बट वो बीच में अटक जाती है बिकॉज ऑफ द पॉसिटी ऑफ फंड्स, क्योंकि जो सोसाइटीज़ और फ्लैट्स बनते हैं इनको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा लेवल पे पैसे चाहिए होते हैं, बट ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ फंड्स क्या होते हैं, ये बीच में कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, ठीक है, और वो प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं हो पाते, तो वो ऑलमोस्ट वर्क इन प्रोग्रेस या सेमी फिनिश्ड हालत में रह जाते हैं और लोगों का पैसा वहाँ पे अटक जाता है, बैंक्स का। इनफैक्ट जो लोगों ने वहाँ पे अपने घर ऑलरेडी बुक कराए होते हैं वो भी अटक जाते हैं, एंड इस तरीके से लोगों को नुकसान होता है। तो अब से कुछ टाइम से एक ट्रेंड देखा गया, गवर्नमेंट ने ऑब्जर्व किया कि लोग जितने भी हैं, जो रिटेल बायर्स हैं, वो सिर्फ वही फ्लैट्स या सोसाइटी या हाउसेस लेना पसंद करते हैं जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं टोटली,
ठीक है ना, जो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स हैं उसी में ही वो जाके अपने लिए घर लेना पसंद करते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, तो जो सेमी फिनिश या जो बस ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन थे प्रोजेक्ट्स, जो थोड़े से पैसों की कमी की वजह से, शॉर्टेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ फंड्स की वजह से कंप्लीट नहीं हो पाए, उनको फंडिंग नहीं मिल पाती क्योंकि अब लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है बिकॉज ऑफ दिस रीजन टू इन्वेस्ट इन सच प्रोजेक्ट्स। तो इस वजह से क्या हो रहा है, लार्ज नंबर ऑफ हाउसेस और दी सोसाइटीज आर अनस्टॉल्ड, मतलब वो बिक ही नहीं रही हैं, दे आर स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स, उनके ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, पैसा है नहीं ना, वो आगे बढ़ पा रही है, अब उनको डिमोलिश नहीं कर सकते, पैसा अटक गया है। सो फॉर दैट पर्पस गवर्नमेंट थॉट of creating this fund which is Swami Fund, the full form of which is special window for affordable and mid income housing। तो ये एक alternate investment fund create हो रहा है जिसके थ्रू फंडिंग प्रोवाइड करी जाएगी, फंडिंग विल बी प्रोवाइडेड टू सच प्रोजेक्ट्स। तो क्या हर प्रोजेक्ट एलिजिबल है इसके लिए? क्या कोई सा भी प्रोजेक्ट जो बन रहा है जो हाउसिंग सेक्टर में है उसको फंडिंग दी जाएगी इस फंड के अंदर? नहीं, देयर आर सर्टेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज विच विल बी फुलफिल्ड एंड ओनली देन दैट प्रोजेक्ट विल बी ग्रांटेड फंड्स। तो वो क्या क्या स्पेसिफिकेशन है? फर्स्ट इज जो प्रोजेक्ट है शुड बी इनटू मिड और अफोर्डेबल हाउसिंग, मिड और अफोर्डेबल हाउसिंग कैटेगरी में होना चाहिए। नेक्स्ट इज it should be registered with RERA. Next is it should be a stalled project, मतलब रुका हुआ है, अटका है। It should be a brownfield project, and it should have a positive net worth। ये कुछ फीचर्स हैं जो प्रोजेक्ट में होने चाहिए, तभी जाके एक प्रोजेक्ट को फंडिंग मिलेगी। किसके अंडर? स्वामी फंड के अंदर। तो अब ये फंड क्या है, फंड कैसे क्रिएट हो रहा है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है इस फंड के? तो दिस फंड इज एन ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। तो आप कहेंगे ये ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड क्या होता है? तो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट जो फंड्स होते हैं दे आर प्राइवेटली क्रिएटेड। जो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं AIF होते हैं, अगर आप इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो ये प्राइवेटली पूल्ड होते हैं, इसमें गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं होता। दीज आर प्राइवेटली पूल्ड फंड्स। ठीक है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपको क्या क्लियर होना चाहिए कि इसमें रेसिडेंट्स प्लस नॉन रेसिडेंट्स दोनों इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट द इन्वेस्टमेंट शुड बी एज पर द इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। तो आपको क्या याद रखना है कि ये जो स्वामी फंड है ये ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है। अब ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड क्या होता है? एक प्राइवेटली बनाया हुआ फंड होता है, मतलब इसका गवर्नमेंट या सॉवरेन बैकिंग नहीं होती है। एंड इसमें इन्वेस्ट कौन कर सकता है? रेसिडेंट्स भी कर सकते हैं एंड नॉन रेसिडेंट्स मतलब फॉरेनर्स भी कर सकते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट। और मैंने आपको बात क्या याद रखनी है एक, कि क्या सारे प्रोजेक्ट्स एलिजिबल है? नहीं, सारे प्रोजेक्ट्स एलिजिबल नहीं है इसके अंतर्गत फंडिंग लेने के लिए। ओनली दीज प्रोजेक्ट्स विच फुलफिल द अबव मेंशन क्राइटेरिया वो ही सिर्फ फंडिंग ले सकते हैं। सो इट्स एन ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, ये याद रखना है। हु इज रेगुलेटिंग इट? It is with the SEBI, then SBI Cap Ventures, a wholly owned subsidiary of SBI Capital Markets, is the fund manager. कौन मैनेज कर रहा है? SBI Cap। तो मतलब कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं है। इट इज अनलाइकली कि वहां पे ये पूछा जाएगा कि SBI Cap या who is the fund manager, but it is just mentioned here to know that आपको याद रहे कि कोई भी गवर्नमेंट एंटिटी इज नॉट मैनेजिंग द फंड्स। एंड लास्ट इज द फंड इज स्पॉन्सर्ड ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट बाय द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो विद रिस्पेक्ट टू स्वामी फंड। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड को फिर से अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इन कंडीशंस को याद रख लीजिएगा, एंड दैट इज इनफ फॉर यू फॉर द अपकमिंग प्रीलिम्स। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू स्टडी इज इनलैंड वेसल्स एक्ट। अब ये क्या है? एक बिल लाया गया जिसने एग्जिस्टिंग एक्ट जो था इनलैंड वेसल्स एक्ट 2017 को रिप्लेस कर दिया गया। एंड द होल एंड सोल एजेंडा इज टू ब्रिंग द यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस द कंट्री।
the whole and sole agenda is to bring the uniformity across the country with respect to inland vessels. और दो चीजें जो अब आपको याद करनी कि एक तो डेफिनेशन ऑफ इनलैंड वाटर की जिसमें अमेंडमेंट हुआ है, और दूसरी बात है कि एक सेंट्रल बेस क्रिएट करा जाएगा, और वो सेंट्रल बेस क्यों क्रिएट करा जाएगा, सो दैट एक साथ एक ही जगह इंफॉर्मेशन मिल जाए अबाउट द वेसल्स, अबाउट इट्स रजिस्ट्रेशन, अबाउट द क्रू that is boarding that particular vessel. So ये all the information एक ही जगह मिल जाए, इसलिए एक central database create करा जा रहा है. साथ ही साथ inland water की definition को भी amend किया है ये नए वाले act ने. साथ ही साथ अब आपको static portion में क्या याद रखना है? Static portion में आपको याद करना है कि what is Inland Waterway Authority of India? You have to remember what is Jal Vikas Marg, and you have to talk about सागरमाला प्रोजेक्ट ऑल्सो. आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि सागरमाला सिर्फ पोर्ट्स को ही नहीं बल्कि इनलैंड वाटरवेज को भी कनेक्ट कर रहा है. ये चीजें जब आप पढ़ेंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे, तो आपका हॉलिस्टिक कवरेज होगा एग्जाम के लिए. सो इनलैंड वेसल एक्ट में इतना ही आपको याद रखना है. बाकी चीज़ें कोई एक आधा अगर कोई पॉइंट मिस हुआ होगा तो डेफिनेटली आपको आपके पीडीएफ में मिल जाएगा. चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल पे, विच इज़ मेजर पोर्ट्स अथॉरिटी एक्ट. दिस एक्ट इज रिप्लेसिंग द अर्लियर 1963 वाला एक्ट. एजेंडा क्या है? कोई भी देखिए फ्रेंड्स, एक्ट पास होता है ना तो उसके पीछे कोई एजेंडा होता है. जो पिछले वाला एक्ट सर्व नहीं कर रहा होता, कोई गवर्नमेंट को प्रॉब्लम लगती है कि हाँ इस एक्ट के साथ ये प्रॉब्लम थी, तभी वो अमेंडमेंट लाती है, नया एक्ट लाती है टू सॉल्व द प्रॉब्लम विच द अर्लियर एक्ट इज हैविंग. सो इस एक्ट के साथ, जो अर्लियर एक्ट था, इसके साथ क्या प्रॉब्लम थी कि जो डिसीजन मेकिंग थी ना, डिसीजन मेकिंग बहुत स्लो थी, प्लस गवर्नेंस जो थी वहाँ की वो इतनी प्रोफेशनलाइज्ड नहीं थी. So in order to speed up the decision making, in order to decentralize the process of decision making, and in order to improve the governance, following act has been introduced, it has been passed, the bill has been passed and now has been converted into an act. It seeks to provide decision making to the 12 major ports of the country. आपको पता होने चाहिए कि 12 major ports जो हैं वो कौन से हैं. वहाँ पे अभी तक एक अथॉरिटी होती थी पोर्ट ट्रस्ट करके. पोर्ट्स को कौन हैंडल करता था? पोर्ट ट्रस्ट करते थे. बट उसको रिप्लेस करके अब क्या बनाया जाएगा? एक बोर्ड बनाया जाएगा जिसके पास ग्रेटर ऑटोनॉमी होगी. तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहले पोर्ट किसके द्वारा मैनेज करे जाते थे? पहले पोर्ट्स मैनेज किए जाते थे पोर्ट ट्रस्ट द्वारा. लेकिन अब कौन मैनेज करेगा? एक बोर्ड बनाया जाएगा. बोर्ड का कॉम्पोजिशन क्या है वो आपको याद रखना है स्टैटिक पोर्शन में. एंड बोर्ड के पास क्या होगा? अब ज्यादा ग्रेटर ऑटोनॉमी होगी, फास्टर डिसीजन मेकिंग होगी, क्योंकि हमने यहाँ पढ़ा था कि होल एंड सोल एजेंडा इज टू डू द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फास्टर, एंड दैट इज व्हाई मेजर पोर्ट्स अथॉरिटीज एक्ट. एक और मेजर चेंज जो मेजर पोर्ट अथॉरिटी एक्ट 2021 ला रहा है इज द इंट्रोडक्शन ऑफ लैंड पोर्ट मॉडल. तो लैंड पोर्ट मॉडल क्या होता है फ्रेंड्स? लैंड पोर्ट मॉडल होता है कि मान लीजिए कि जो पोर्ट है उसका लैंड जो है, उसका जो लैंड है उसका विसिनिटी है, ठीक है ना. तो इसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं. लैंड है और उसके ऊपर फैसिलिटीज हैं, ठीक है. उसके ऊपर जो फैसिलिटीज हैं, सो लैंड विल बी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ. बट जो उसके ऊपर फैसिलिटी, मतलब उस पोर्ट का संचालन कौन करेगा? उसका पोर्ट का संचालन करेगा कोई प्राइवेट पार्टी, बिकॉज प्राइवेट पार्टीज आर क्लेम्ड टू बी और कंसिडर्ड टू बी मोर एफिशिएंट देन द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. सो the facilities and the whole and sole responsibility to run the port will be of the private parties, whereas जो land है, land का transfer नहीं हो रहा है, land will be still, और land ownership और the port का जो land है उसका ownership और the port का ownership will be still in the hands of the government, whereas running the port will be in the hands of the private party. So that is what is land port model. And in return
of this, the private party will give rent or money, you can say rent or money to the government. जो भी profits accrue होंगे private party को by running their business over there, उसका एक चंक गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाट इज लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल. लैंडलॉर्ड, अगर आपको पोर्ट मॉडल उस टाइम याद ना है तो जस्ट इट इज़ एज सिंपल एज जैसे कि आप कहीं पे जाते हैं और किराए पे रहते हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि जो लैंडलॉर्ड है, जो घर का मालिक है, वो आपको लैंड अपना घर ही दे देता है. नहीं, वो सिर्फ आपको यूज़ करने के लिए देता है. वहाँ पे रहते हैं और इस्तेमाल करते हैं और उसके बदले में रेंट प्रोवाइड करते हैं घर के मालिक को, जो कि लैंडलॉर्ड होता है. एंड सेम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड. इट इज़ अ ग्लोबल प्रैक्टिस. अभी तक यहाँ पे ऐसा नहीं होता था. गवर्नमेंट ही यहाँ पे फैसिलिटीज़ भी रन करती थी उसके पोर्ट्स के ऊपर. बट नाउ इन लाइन विद द ग्लोबल प्रैक्टिसेस, ग्लोबली ये चीज़ें फॉलो होती हैं. इन लाइन विद द ग्लोबल प्रैक्टिसेस, दिस thing has been introduced to manage the ports, which is the 12, not all the ports, but the 12 major ports of the country with more decentralized and efficient planning. चलते हैं अब लास्ट न्यूज़ पे. ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कुछ चीज़ें याद रहनी चाहिए कि हमारे से कुछ मिस ना हो जाए एग्जाम के लिए. सो रेटिंग मैकेनिज्म फॉर नेशनल हाईवेज. तो इस बार क्या हुआ है कि जितने भी 219 हमारे नेशनल हाईवेज है, ऑल दी नेशनल हाईवेज, याद रखना कोई मिस नहीं हुआ है. या फिर कोई स्टेटमेंट आ जाए कि सम ऑफ दी हाईवेज, या फिर नॉर्थ या साउथ वाले, या मेजर हाईवेज, नहीं, ऑल दी हाईवेज ऑफ द कंट्री विच इज 219 इन दी नंबर हैज़ बीन रेटेड अंडर दिस मैकेनिज्म. ये मैकेनिज्म कौन सी मिनिस्ट्री ने डिवाइस किया है? इट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, दैट इज मॉर्थ. फर्स्ट पोजीशन किसकी आई है? फर्स्ट पोजीशन आई है हमारे अहमदाबाद. You should remember Ahmedabad to Vadodara, that is also known as Vadodara highway, and the worst has been secured by Indore Dewas highway. तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. There are basically 3 parameters. भाई कोई तो पैरामीटर होगा ना जो यूज़ किया होगा रैंकिंग के लिए. So there are 3 parameters that have been used. So first is highway efficiency. नेक्स्ट इज हाईवे सेफ्टी. कितने सेफ हैं हाईवे. एफिशिएंसीज, कितना ट्रांसपोर्ट, कितना वॉल्यूम वो हैंडल कर पाते हैं. क्या वो वहाँ पे ट्रैफिक जैम्स हो जाते हैं, कंजस्टेड हो जाते हैं, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक हो जाता है. सेफ्टी इन द टर्म्स ऑफ एम्बुलेंस अवेलेबिलिटी, एक्सीडेंट्स, एंड लास्ट इज यूजर फ्रेंडली. तो यूजर फ्रेंडली इज कि कितने सुविधाएं प्रोवाइडेड है, कितने एमिनिटीज प्रोवाइडेड हैं फॉर द सिटीजन इन द कंट्री, लाइक फुटपाथ्स, क्रॉसिंग जंक्शंस एंड अदर एमिनिटीज. सो इसके बेसिस पे रैंकिंग दी गई. सबसे ज़्यादा वेटेज इसका है, उससे कम वेटेज. आपको वेटेज याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद रखना है कि 3 ब्रॉड पैरामीटर्स हैं, हाईवे एफिशिएंसी, हाईवे सेफ्टी एंड यूजर फ्रेंडली. सबसे ज़्यादा वेटेज उसमें से है हाईवे एफिशिएंसी का, सेकंड इज दिस एंड थर्ड इज दिस. कितनी परसेंटेज, कितना वेट दिया गया आपको याद नहीं रखना है. इनफैक्ट ये भी आपको याद नहीं रखना, लेकिन मैं सेफर साइड होने के लिए आपको बता रही हूँ कि इन केस कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपका वहाँ पे एक भी नंबर चूकना नहीं चाहिए. बस इसलिए आपको बताया है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. नहीं याद हो रहा उस टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. सो विद दिस हमने ये न्यूज़ भी कवर कर ली है. आपको ये याद रखना है, हमने रेटिंग मैकेनिज्म देख लिया है. एंड विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ आर होल एंड सोल टॉपिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि अपने आप में काफ़ी लेंथी था. कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते. फिर से रिपीट करूंगी, इसमें से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं. मोस्टली कोई स्कीम, कोई इंडेक्स जो कि पब्लिश हुआ है, जैसे कि कोई एक्ट आया है, जैसे कि अभी ये एक्ट हमने पढ़ा, मेजर पोर्ट्स अथॉरिटी एक्ट हो गया. कोई फीचर या स्टेटमेंट आपसे इनलैंड वेसल एक्ट में से पूछ लेंगे. तो इस प्रकार के ही क्वेश्चन यूजुअली आते हैं. देखिए दोस्तों, मेजर जो क्वेश्चन आते हैं ना, ये मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर्स एंड विद एवरी लेक्चर बताया है. इट इज़ यूजुअली फ्रॉम दी पार्ट मनी बैंकिंग, एक्सटर्नल सेक्टर, फाइनेंशियल मार्केट्स, पेमेंट सिस्टम, इन्फ्लेशन. इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है. यहाँ से क्वेश्चंस
ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं लेकिन कम आते हैं। तो आपका प्रायोरिटी, इसी प्रायोरिटी में ही आपके लेक्चर्स बनाए गए थे कि पहले हम हाई प्रायोरिटी वाले जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहले उन टॉपिक्स को कवर करेंगे। बट इसका मतलब कहीं पे भी ये नहीं है कि दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट। हम पहले ही बहुत क्रिस्प में पढ़ रहे हैं, चीज़ें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उनको पढ़ रहे हैं। तो आप ये मत कर लीजिएगा कि इसमें से भी आप शॉर्टकट में से भी शॉर्टकट मत ले लीजिएगा, वरना वहाँ पे जाके काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ आवर टॉपिक एंड द लेक्चर फॉर द डे। कोई भी दिक्कत, आपत्ति, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी और ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन माई इंस्टाग्राम ID। अगेन आई वुड से क्या होता है, स्टूडेंट्स मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैम एकदम से रिप्लाई क्यों नहीं कर रही, बट ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि कई बार हम बिजी होते हैं, फैकल्टीज़ की क्लासेस होती हैं एंड इट इज़ जस्ट नॉट विद मी, इट इज़ विद एवरी फैकल्टी। तो ऐसा नहीं है कि हम आपको रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहते, बट वी आर ऑल्सो समटाइम्स ऑक्यूपाइड एंड इन मिडल ऑफ वर्क, बट वी डू केयर अबाउट our students and we do reply. It is just that you have to be little patient with that. So with this, signing off for the today. अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।